हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज़ आदिल रशीद और आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम और भी कुछ एमसीक्यूज करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के ऊपर। अभी इकोनॉमिक्स के ऊपर 7-8 लेक्चर्स आएंगे, ठीक है। 7-8 लेक्चर्स में कंप्लीट होगी और ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, जो मैं आपको पढ़ाऊँगा इसमें से आएगा, ठीक है। इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स में से आएगा और थोड़ा थोड़ा सा बीच बीच में थ्योरी भी पढ़ाऊँगा, इसमें सब कुछ कंप्लीट करेंगे। और आपको जो मिसकंसेप्शन है, आपको जो ये लग रहा है ना कि इकोलॉजी कोई अलग सा, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कोई एक अलग टॉपिक है जो आपको करना है। जो क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में पूछे गए थे ना, आपको ऐसा मत लग रहा है कि वो किसी इकोलॉजी या एनवायरनमेंट किसी बुक से निकाले गए थे। नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। वो जो मैंने आपको पढ़ाया ना बायोलॉजी में, मैंने आपको पढ़ाया होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह मैंने आपको पढ़ाया है बायोलॉजी में, ठीक है, अगर आपको याद होगा। और जियोग्राफी में मैंने आपको पढ़ाया है नेशनल पार्क्स वगैरह। तो बस इन्हीं दो टॉपिक्स में आपको इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी जो है ना, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी जो है, इन्हीं दो टॉपिक्स के आसपास आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये आप याद रखना। आप इकोलॉजी एनवायरनमेंट के पीछे क्यों भाग रहे हो? आप खामखा अपना टाइम जाया कर रहे हो। बेहतर ये है कि आप छोटे छोटे टॉपिक्स जो है ना, जैसे हाईएस्ट, टॉलेस्ट, बिगेस्ट इन वर्ल्ड या अवार्ड्स वगैरह जो है, उनके ऊपर फोकस करो। ये जो है ना, ये आप टाइम अपना वेस्ट कर रहे हो, ये आप याद रखना, ठीक है। जो आपसे पूछा गया था ना, ये बायोलॉजी में ही पूछा गया था, ये कोई इकोलॉजी का टॉपिक नहीं था। हाँ, अगर होगा इकोलॉजी में, इससे भी उन्होंने अगर निकाला होगा, लेकिन ये जियोग्राफी और बायोलॉजी के आसपास घूम रहे हैं ये क्वेश्चंस। तो बेटर है कि आप उसका टेंशन ना लें। और कंप्यूटर जो है, हाँ, कंप्यूटर आपसे पूछा जाएगा। कंप्यूटर भी मैं आपको, जब तक आपका एडमिट कार्ड आएगा तब तक आपका कंप्यूटर भी कंप्लीट होगा। और मेरा इसके बाद मेरा फोकस रहेगा कंप्यूटर पे। कंप्यूटर के बाद जो आपका कुछ मिसलिनियस है ना, जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, अवार्ड्स, ऑनर्स हैं, बिगेस्ट ग्रास लैंड है कहाँ पे है, वो ऐसे आप करके आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बिगेस्ट ओशन कौन है, हाईएस्ट पॉइंट कौन है वर्ल्ड का, डीपेस्ट पॉइंट कौन है वर्ल्ड का, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए पहले हम आज का लेक्चर देखते हैं। इन विच ऑफ हायर प्लान प्रेफरेंस वाज गिवन टू वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो किस प्लान में वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को प्रेफरेंस दी गई थी? तो याद रखना, 5th फाइव प्लान में, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड फाइव प्लान लेड मोर स्ट्रेस अपॉन। सेकंड फाइव प्लान जो है उसमें सबसे ज्यादा फोकस किस पे किया गया था? शाबाश, सेकंड फाइव प्लान में। तो याद रख लीजिएगा मेरे दोस्तों, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, ठीक है। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहती थी कौन? सेकंड फाइव प्लान, ठीक है। नेक्स्ट, द स्टील प्लांट्स एट दुर्गापुर, बिलाई, रूरकेला वायर इस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ, हाँ, जो ये दुर्गापुर, बिलाई और रूरकेला में जो ये फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश किए गए थे, सॉरी, जो स्टील प्लांट इस्टेब्लिश किए गए थे, तो ये किस फायर प्लान के तहत, यानी कि ये किस फायर प्लान के दौरान ये इस्टेब्लिश किए गए थे? तो याद रखना, ये सेकंड फायर प्लान के दौरान इस्टेब्लिश किए गए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग स्ट्रेटजीज यूज्ड फॉर फायर प्लान्स इन इंडिया? तो आपको बताना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बताना है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले बैलेंस्ड ग्रोथ फायर प्लान वाली आई क्या, या वो फायर प्लान आई जिसमें रिहेबिलिटेशन ऑफ इकोनॉमी किया गया, या पहले वो फायर प्लान आई जिसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आई? यानी कि आपको इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देना है। अगर हम बात करेंगे ना बैलेंस्ड ग्रोथ की, मेरे दोस्तों, बैलेंस्ड ग्रोथ यानी कि जिसको हम बोलेंगे ग्रोथ विद स्टेबिलिटी भी, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, ठीक है। ग्रोथ विद स्टेबिलिटी या बैलेंस्ड ग्रोथ एक ही बात है। बेटर ये रहेगा कि अगर आप ये लिखोगे ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। और एक चीज भी याद रखना, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी और प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, ठीक है, सेल्फ रिलायंस, ठीक है। प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस और ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, या जिसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस और ग्रोथ। ये पता ये किस प्लान में, ठीक है, ये किस प्लान में ये फोकस किया गया था इन चीजों के ऊपर? फोर्थ प्लान में। जो फोर्थ प्लान कब आया था? 1969 में जो फोर्थ प्लान आया था। अगर हम रिहेबिलिटेशन ऑफ इकोनॉमी की बात करेंगे मेरे दोस्तों, रिहेबिलिटेशन ऑफ इकोनॉमी जो है ना, तो ये हुआ था फर्स्ट फाइव प्लान में। कब? फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, ठीक है, इस पे फोकस किया गया था। और इंडस्ट्रियल रिहेबिलिटेशन ऑफ इकोनॉमी में क्या किया गया था? वो रिफ्यूजीज वगैरह जो हैं और शॉर्टेज ऑफ फूड जो है, उन पे फोकस किया गया था, है ना। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कब किया गया था? सेकंड 5 ईयर प्लान के दौरान। इसलिए जो सेकंड 5 ईयर प्लान है ना, दैट वाज आल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल प्लान, ठीक है। सेकंड 5 ईयर प्लान वाज आल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल प्लान। अब आप देख लीजिए, और एक बात आप याद रखना, जो ये मैंने आपको बताया ना, बैलेंस्ड ग्रोथ की जो है ना ये कंसेप्ट, इसका फोकस 12th प्लान में भी किया गया था, 12th फायर प्लान में भी और 4th फायर प्लान में भी, ठीक है। तो इस 12th फायर प्लान में यह कहा गया था कि हम फोकस करेंगे बैलेंस डेवलपमेंट। क्या?
बैलेंस्ड डेवलपमेंट विद इन ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, विद इन ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो ये किस में कहा गया था? ये 12th फायर प्लान में भी कहा गया था। और ग्रोथ विद स्टेबिलिटी किस में कहा गया था? 4th फायर प्लान में कहा गया था। ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया। 12th प्लान में बैलेंस डेवलपमेंट विद इन ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, और जो 4th प्लान है उसमें क्या कहा गया था? ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। इस पे फोकस करेंगे। तो अगर हम करेक्ट क्रोनोलॉजिकल आर्डर देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी, तो इसका सही जवाब बनता है सी पार्ट, दैट इज 2 3 1। 2 कब हुआ था? शाबाश। 2 का मतलब क्या है? रिहेबिलिटेशन ऑफ इकोनॉमी कब हुआ था? फर्स्ट फायर प्लान में, है ना, फर्स्ट फायर प्लान में। इसके बाद क्या आता है? शाबाश 3 का मतलब क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेकंड फायर प्लान में, और बैलेंस्ड ग्रोथ 4th फायर प्लान में, या हम कहेंगे फिर 12th फायर प्लान में। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट, ड्यूरिंग विच फायर प्लान वाज टोटल एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर द हाईएस्ट, यानी कि किस फायर प्लान में सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर जो है वो एग्रीकल्चर पे किया गया था? सबसे ज्यादा खर्चा एग्रीकल्चर पे आया किस फायर प्लान में? जो 4th फायर प्लान था, याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड जीरो नेट फॉरेन एड। हाँ, और एक चीज याद रखना, जो जीरो नेट फॉरेन एड, यानी कि बाहर के देशों से बिल्कुल भी हमें एड नहीं लेना है। ठीक है, जीरो नेट, यानी कि अगर ये लेंगे भी, लेकिन इस फायर प्लान में बिल्कुल भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करना है कि हम फॉरेन देशों से कुछ कर्जा लेंगे या कुछ एड लेंगे। तो जीरो नेट फॉरेन एड और सेल्फ रिलायंस, ये दो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये किस फायर प्लान के थे? ये जो 4th फायर प्लान था। कौन सा? 4th फायर प्लान। ऊपर भी मैंने आपको बताया था, प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, और एक पॉइंट आप वहीं पे ऐड करो, दैट इज जीरो नेट फॉरेन एड। ये भी 4th प्लान में ही कहा गया था, इस पे फोकस किया गया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ऑथर ऑफ चैप्टर ऑन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट? ठीक है, ऑथर ऑफ चैप्टर ऑन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट जो है फॉर 3rd ईयर प्लान। ठीक है, देख लीजिए 3rd ईयर प्लान में एक चैप्टर था जिसका जिसका जो हेडिंग थी वो थी ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि हम कहेंगे जिसका टाइटल क्या था? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानर डेवलपमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानर डेवलपमेंट, ये इसका ऑथर कौन था? और ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानर डेवलपमेंट ये किस फायर प्लान में आया था? 3rd फायर प्लान में। तो इसका ऑथर कौन था? इसका ऑथर था मेरे दोस्तों मोरारजी देसाई। ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग years the actual growth performance in India in respect of GDP was less than target set? तो ऐसा कौन सा प्लान था, ऐसा कौन सा फायर प्लान था जिसमें इंडिया ने टारगेट सेट किया था, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू जीडीपी वो टारगेट जो है वो वो टारगेट सेट हम नहीं कर पाए, वो टारगेट हम अचीव नहीं कर पाए। यही क्वेश्चन बोल रहे हैं ना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फायर प्लान्स एक्चुअल ग्रोथ परफॉर्मेंस इन इंडिया इन रेस्पेक्ट टू जीडीपी वाज लेस देन टारगेट सेट। हाँ, जो जीडीपी टारगेट सेट किया गया था कि इतनी जीडीपी होनी चाहिए, लेकिन वो टारगेट सेट नहीं कर पाई, तो कौन सी प्लान थी? वो थी 9th फायर प्लान। ठीक है। नेक्स्ट, 11th फायर प्लान स्ट्रेटजी टू रेज एग्रीकल्चरल आउटपुट। 11th फायर प्लान जो था मेरे दोस्तों, उसमें क्या स्ट्रेटजी रखी गई थी कि हम रेज करेंगे एग्रीकल्चरल आउटपुट। ठीक है, एग्रीकल्चरल आउटपुट जो हम रेज करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग? द 11th फायर प्लान स्ट्रेटजी टू रेज एग्रीकल्चरल आउटपुट इनवेजेस विच ऑफ द फॉलोइंग? हाँ, तो 11th फायर प्लान में और क्या कहा गया था? शाबाश, देख लीजिए 1 2 एंड 3 इसका सही जवाब है। यानी कि एक तो एग्रीकल्चरल आउटपुट पे फोकस किया गया था, ग्रेटर अटेंशन टू लैंड रिफॉर्म्स, यानी कि एग्रीकल्चरल आउटपुट रेज करने के लिए 11th फायर प्लान में क्या स्ट्रेटजी रखी गई थी, किस पे फोकस किया गया था? यानी कि 11th फायर प्लान चाहती थी कि एग्रीकल्चर आउटपुट इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन उसके लिए क्या इकदाम किए गए थे? एक, ग्रेटर अटेंशन टू लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर अच्छी तरीके से ध्यान दिया गया था। दूसरा, डबल द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इरिगेटेड एरिया। हाँ, जो इरिगेटेड एरिया था भारत में, जो इरिगेटेड एरिया था, ये कहा गया था कि ये जो इरिगेट है, अगर ये 5 कनाल है तो 5 साल के बाद ये 10 कनाल होना चाहिए, नहीं कि ये जो इरिगेटेड लैंड है ये डबल होना चाहिए। प्रमोट एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री जो है और जो फिशरीज हैं, फिशरी डिपार्टमेंट यानी कि दैट डील्स विद फिशरीज, उसको भी हमें क्या करना है? उसको भी हमें डेवलप करना है। ये 11th फायर प्लान का मोटिव था। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज आर करेक्ट? इनमें से कौन सा करेक्ट है? इसमें लिखा गया है ओनली 1। ठीक है, ए पार्ट यानी कि 1 ओनली, दैट इज फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, फूड फॉर वर्क। ठीक है, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन इंडिया ड्यूरिंग
10th फायर प्लान, तो ये इसका सही जवाब है। ठीक है, तो किस आपसे पूछा जाएगा किस प्लान में फूड फॉर वर्क प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, तो 10th फायर प्लान में। हु एमंग फॉलोइंग वाज फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन का पहला चेयरमैन कौन था, तो याद रखना मेरे दोस्तों वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडियन इकोनॉमी इज करेक्ट, इंडियन इकोनॉमी के रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो याद रखना इसमें ओनली 3 करेक्ट हैं, तो इसका मतलब है इन इंडिया सिंगल बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट इज एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, यानी कि भारत में अगर सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं तो वो किस में है, वो एग्रीकल्चरल एंड अलाइड एक्टिविटीज, यानी कि वो एग्रीकल्चर, वो क्रॉप्स की कल्टीवेशन, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री में। अलाइड एक्टिविटीज में मैंने आपको बताया था फॉरेस्ट्री आती हैं, फिशरीज आती हैं, ठीक है, और क्या आता है शाबाश, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, और क्या आएगा, एनिमल हस्बेंड्री भी आएगी। ठीक है, ये डेयरी वेरी वगैरह जो है इसमें आता है। ठीक है, तो बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट जो अगर सेक्टर है वो है एग्रीकल्चरल सेक्टर भारत में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, प्लानिंग कमीशन का फंक्शन क्या नहीं, ये मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेज इन विच द प्लान शुड बी कैरिड आउट। नहीं, सॉरी, एनुअल बजट है कहीं पे, हाँ ये है ना, प्रेपरेशन ऑफ एनुअल बजट ऑफ द कंट्री एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस टू रेज कैपिटल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स। देख लीजिए, प्लानिंग कमीशन एनुअल बजट, प्लानिंग कमीशन कंट्री का, हमारी कंट्री का एनुअल बजट वो प्रिपेयर नहीं कर सकती है, ना ही वो टैक्सेस कलेक्ट कर सकती है, याद रखना। विच आर फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स टू जीडीपी, यानी कि आपसे बताया जा रहा है कि ये बताइए करेक्ट सीक्वेंस क्या है। ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस क्या है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे ज्यादा जो है जीडीपी में कौन, सबसे ज्यादा जीडीपी में कौन क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसके बाद कौन कर रहा है, और उसके बाद कौन कर रहा है, आपको बताना है। देख लीजिए, अगर हम देखेंगे ना यहाँ पे सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर, ठीक है, भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके बाद इंडस्ट्री सेक्टर और उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर, लेकिन सबसे ज्यादा एम्प्लॉयड किस में है, एग्रीकल्चर में, यही सबसे कम कंट्रीब्यूट करते हैं जीडीपी में। डैश इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ एंड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, हु इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन एंड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, मैंने आपको पहले भी बताया, प्राइम मिनिस्टर, पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ाया था। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर प्लानिंग इंडियन प्लानिंग कमीशन, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्ड्स इंडियन प्लानिंग कमीशन। देख लीजिए, इंडियन प्लानिंग कमीशन जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है, ये इसका सही जवाब है। मेंबर्स एंड वाइस चेयरमैन ऑफ इट डू नॉट हैव फिक्स्ड वर्किंग ड्यूरेशन, हाँ उनके लिए कोई भी फिक्स्ड वर्किंग ड्यूरेशन नहीं होता है, जो इसके मेंबर होता है वाइस चेयरमैन होता है। मेंबर्स डू नॉट रिक्वायर एनी मिनिमम एजुकेशन, इसमें मिनिमम एजुकेशन की जरूरत कोई भी नहीं है, तो ऑल ऑफ दिस का सही जवाब बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्राइविंग फोर्स इन्फ्लुएंसिंग द इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, आपको बताना है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी जो है, ठीक है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है, तो इसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, बताओ। तो इसमें 5 लिखा गया है, दैट इज 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3 का मतलब क्या है, यानी कि इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है, ये भी इसका सही जवाब है। इन्वेस्टमेंट भी इसका सही जवाब है। इनोवेशन और मार्केट बेस जो है ये भी इसका सही जवाब है। यानी कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ तब भी हो जाएगी जब क्या होंगे, इकोनॉमिक फैक्टर्स अच्छे होंगे, ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर्स अच्छे होंगे, यानी कि आप लेबर वेबर वगैरह जो होगा वो अच्छा होगा, इलेक्ट्रिसिटी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होगा वो अच्छे होंगे, इन्वेस्टमेंट भी अच्छा होगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी लोग करेंगे तभी जाके इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो जाएगी। इनोवेशन यानी कि नए जो मतलब है नई देते हैं ना, कोई नई सोच देते, नई कंसेप्ट देता है कि कैसे हम किस नई तरीके से हम कोई डेवलपमेंट कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल हम कहेंगे यहाँ पे एजुकेशनल पॉलिसी बनाई गई, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हालांकि इसका इकोनॉमी के साथ कोई लेना देना है नहीं। नई एजुकेशनल पॉलिसी लगाई, इंप्लीमेंट की गई, किसके लिए, ताकि ये एक नया कंसेप्ट है, ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, इससे एजुकेशन फील्ड में डेवलपमेंट हो जाएगी। वरना तो पहले से एजुकेशन अच्छे से चल रही थी, लेकिन चाहते हैं कि मतलब और भी ज्यादा डेवलपमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो इनोवेटिव बोलते हैं ना, किसी को इनोवेटिव आइडिया देते हैं। यहाँ पे केरला और कर्नाटका, बेंगलोर वगैरह जो है ना, वो इस इनोवेटिव आइडियाज में पहले नंबर पे आते हैं, ठीक है। यानी कि देख लीजिए, वो जो भी आइडिया देते हैं ना, वो कम कास्ट पे ज्यादा प्रॉफिट देते हैं, इसको भी हम इनोवेटिव आइडिया कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंडिकेटर ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ ए कंट्री, आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंडिकेटर ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ ए कंट्री, यानी कि आपको पूछा जा रहा है कि ये बताइए जो फाइनेंशियल हेल्थ, यानी कि फाइनेंशियली एक कंट्री को हम कब कहेंगे कि ये फाइनेंशियली ठीक है। फाइनेंशियल हेल्थ का मतलब आप समझ रहे हैं ना, यानी कि इसका हेल्थ सिस्टम ठीक है, फाइनेंशियल हेल्थ इसका ठीक है, यानी कि फाइनेंशियली ये गुड है,
फाइनेंशियल हेल्थ का मतलब यहाँ पे नहीं है कि फाइनेंशियल बीमार हैं और कुछ नहीं। फाइनेंशियल हेल्थ का मतलब है कि फाइनेंशियली कंडीशन में ये कंट्री ठीक है। तो किस पे डिपेंड करता है, तो हमें कौन कौन से इंडिकेटर्स हम देखते हैं, तो हम कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं अगर हमें ये देखना होगा कि कंट्री ठीक है फाइनेंशियल या नहीं। हम जीडीपी देखते हैं, हम पीपीपी भी देखते हैं, हम एफडीआई भी देखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए ABC। हाँ, आंसर 4 इसका सही है। ठीक है, आंसर 4 है ना, ये इसका सही है। अब मैं आपको बता दूं जीडीपी का आपका मतलब पता ही है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो पीपीपी का मतलब पता क्या होता है, परचेजिंग परचेजिंग पावर परचेजिंग पावर पैरिटीज, परचेजिंग पावर पैरिटीज। ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटीज। परचेजिंग पावर पैरिटीज का मतलब क्या होता है, शाबाश। परचेजिंग पावर पैरिटीज का मतलब होता है मेरे दोस्तों, यानी कि हर एक कंट्री में क्या होना चाहिए, सेम रेट होनी चाहिए, सेम रेट होनी चाहिए किसी प्रोडक्ट के ऊपर। मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक दे रहा हूं मैं आपको, कोका कोला जो है ना, अगर कोका कोला यहाँ पे भारत में 35 रुपीज में पड़ती है, 35 रुपीज किस में पड़ती हैं, 35 रुपीज में पड़ती हैं। जो यूके हैं या जो यूएसए हैं, क्या अमेरिका में भी ये $35 में आएगी, क्या वहां पे $35 में आएगी ये, वहां पे भी इसका प्राइस 35 होगा क्या, लेकिन डॉलर में नहीं, ऐसा नहीं है। $35 में वहां पे प्राइस इसका नहीं होगा, वहां पे इसका प्राइस होगा $0.5। क्यों, क्योंकि $0.5 जो है वो हमारे कंट्री के 35 रुपीज के बराबर है, फॉर एग्जाम्पल, या 40 रुपीज के बराबर है। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब जब क्या होता है, हर एक कंट्री में गुड्स का वैल्यू सेम होगा ना, तो उसको हम बोलते हैं परचेसिंग पावर पैरिटीज। ठीक है, आप ऐसे याद रख लीजिए। हालांकि ये डेप्थ कंसेप्ट है, लेकिन मैं आपको अगर आप खुद पढ़ोगे ना, या अगर मैं आपको वो समझाऊंगा इसका रियल मीनिंग, इसकी एग्जाम्पल, इसकी डेफिनेशन, तो ये बहुत लंबा जाएगा। ये मैं आपको शॉर्ट में ये बताता हूँ, और आपको इतना ही आएगा, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, in context of India's 5-year plans, a shift in pattern of industrialization with lower emphasis on heavy tax infrastructure। इसको छोड़ दीजिए, मुझे लगता है, चलो करते हैं इसको। In the context of India's 5-year plans, a shift in pattern of industrialization with lower emphasis on heavy industries and more on infrastructure begins in। देख लीजिए, भारत में एक ऐसा भी 5-year प्लान था जिसमें क्या किया गया, जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया गया, लेकिन हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर क्या, विद लोअर एम्फेसिस ऑन हैवी इंडस्ट्रीज, यानी कि हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर कम फोकस किया गया। हाँ, इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस किया गया, लेकिन हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर कम फोकस किया गया, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस किया गया। यानी कि ये कहा गया इंडस्ट्रीज का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक रहना चाहिए, इंडस्ट्रीज का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए। किस प्लान में कहा गया था, 8th प्लान में। नेक्स्ट, इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आर करेक्टली मैचड। तो इसका सही जवाब है मेल्ट डाउन। मेल्ट डाउन का मतलब होता है फॉल इन स्टॉक प्राइसेस। जब स्टॉक प्राइसेस में फॉल होगा ना, तो उसी को हम बोलते हैं इकोनॉमी में, उसको मेल्ट डाउन, एक टर्म इस्तेमाल की जाती है जिसका मतलब होता है फॉल इन स्टॉक प्राइसेस। स्टॉक मार्केट में अगर कोई इन्वेस्ट करता होगा तो वहां पे प्राइसेस कभी अप होते कभी डाउन होता है, जब फॉल होगा तो उसी को बोलते हैं मेल्ट डाउन हुआ है। अच्छा, जो नेहरू महालनोबिस स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट जो है, गाइडेड द प्लानिंग प्रैक्टिस इन इंडिया फ्रॉम द। अच्छा, महालनोबिस जो है ना, महालनोबिस, ठीक है, महालनोबिस स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट जो है, ये भारत में कब से प्रैक्टिस की गई, कब से शुरू की गई, तो याद रख लीजिएगा मेरे दोस्तों, ये हुई थी कब से, ये हुई थी सेकंड 5-year प्लान से, सेकंड 5-year प्लान टू 7th 5-year प्लान। ठीक है, नेक्स्ट, अब क्या बताया जा रहा है, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है वो है 3241। 3241 का मतलब क्या है, चलिए देखते हैं। 3241 का मतलब क्या है, 3241, यानी कि फर्स्ट ईयर प्लान में एग्रीकल्चरल और कम्युनिटी डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया गया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यही था। सेकंड 5-year प्लान में हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस था। ठीक है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ये ना, एक सेकेंड, 32, हाँ। 5th 5-year प्लान में क्या था, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी के ऊपर। 9th में क्या था, फूड सिक्योरिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। ये नोट करो, ये इनको आप अलग अलग पॉइंट वाइज लिखो, बुलेट पॉइंट्स में। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है फूड सिक्योरिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट किस प्लान में, ये किस प्लान का ऑब्जेक्टिव था। 3,
241, ठीक बोला मैंने। चलिए नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो 1 और 3 इसका करेक्ट है। रोलिंग प्लान मैंने आपको बताया था ना, जिसमें क्या किया जाता है, प्लान चेंज भी किए जाते हैं, ठीक है, कोई फिक्स्ड प्लान नहीं रखा जाता है, बजट चेंज किया जा सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें क्या होता है रोलिंग प्लान में, ए प्लान फॉर करंट ईयर विच इंक्लूड्स एनुअल बजट। हाँ, इसमें एनुअल बजट भी इंक्लूड होता है। ए प्लान फॉर करंट ईयर, 5 साल के लिए प्लान बनाया जाता है, लेकिन इसमें ये फ्लेक्सिबल होता है, बोला था ना मैंने आपको, यानी कि प्लान जो है इसमें चेंज हो सकता है। इसमें क्या किया जाता है, एक प्लान सिर्फ एक ही साल के लिए बनाया जाता है, उसी में टारगेट सेट किए जाते हैं, फिर दूसरे साल के लिए दूसरा अलग प्लान बनाया जाएगा, ठीक है। और तीसरा क्या है, इट इज रिवाइज्ड एवरी ईयर एज पर रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंट्री। हाँ, एज पर रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंट्री जो है, इसका क्या होता है, इस प्लान को रिवाइज किया जाता है ना। अगर यहाँ यानी कि जहाँ पे इनको लगे कि कोई नई स्कीम लानी है, कोई स्कीम जो है वो बंद ही करनी है, या कहीं पे इन्वेस्ट करना है, कहीं पे इन्वेस्ट नहीं करना है, तो वो रिवाइज किया जाता है आफ्टर एवरी 5 ईयर प्लान। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है ना, उसमें पहले ही ये लिखा जाता है कि 5 सालों में क्या क्या करना है, टारगेट सेट किए जाते हैं। लेकिन इसमें ये ठीक रहता है, रूलिंग प्लान जो है ठीक रहता है। जैसे प्राइसेस बढ़ेंगे तो ये कोई नई स्कीम लाएंगे, कोई नया इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। जैसे प्राइसेस घटेंगे तो उसी तरीके से इन्वेस्ट करेंगे। इससे कंट्री का जो इकोनॉमी है ना वो स्टेबल बन जाती है रोलिंग प्लान से। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब होता है जब अपने ही कंट्री में, ठीक है, ना ही नीदर एक्सपोर्ट्स होंगे ना ही इंपोर्ट्स होंगे, यानी कि अपने ही कंट्री में ये कारोबार हो जाएगा। ना ही आप एक्सपोर्ट कोई चीज करोगे, ना ही आप बाहर कोई चीज भेजोगे, ठीक है। ना ही बाहर कोई चीज भेजोगे, ना ही एक्सपोर्ट करोगे। बाहर जब हम चीज भेजेंगे तो उसको हम एक्सपोर्ट कहेंगे। जब हम बाहर फॉरेन मुल्क से अपने देश में कोई चीज लाएंगे अपनी बाउंड्री में, तो उसको बोलेंगे इंपोर्ट। ना ही इंपोर्ट होता है ना ही एक्सपोर्ट होता है, किसमें? क्लोज्ड इकोनॉमी में ना ही इंपोर्ट होता है ना ही एक्सपोर्ट होता है। इन विच प्लान वाज द ग्रोथ रेट टारगेट एक्सीडेड। हाँ, तो देख लीजिए, याद रखना, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था ना, उसमें जो टारगेट्स रखे गए थे ना, वो टारगेट्स जल्दी से अचीव हुए, और उसके बावजूद, टारगेट्स अचीव होने के बावजूद और भी ज्यादा डेवलपमेंट हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट, पुट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये लगानी है, तो इसका सही जवाब जो है सी, दैट इज 1 3 2 4, दैट इज 1, ठीक है, 3 और 2 और उसके बाद 4, ठीक है। 1 3 2 4 इसका सही जवाब है। यानी क्या, देख लीजिए, इसमें मैं आपको समझाता हूं। जो महालनोबिस स्ट्रेटजी था ना, महालनोबिस स्ट्रेटजी, मेरे दोस्तों, ये जो सेकंड 5 ईयर प्लान है ना, उसमें ये महालनोबिस स्ट्रेटजी जो है ना, ये सेकंड 5 ईयर प्लान पे बेस्ड थी, ठीक है। सॉरी, मैं आपको बता दूं, सेकंड 5 ईयर प्लान जो है ना, वो महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड थी, यानी कि वो महालनोबिस, उसको महालनोबिस प्लान भी कहा जाता था। मॉडर्नाइजेशन अगर हम देखेंगे ना, मॉडर्नाइजेशन जो है ये सेकंड 5 ईयर प्लान और 8th 5 ईयर प्लान में मॉडर्नाइजेशन पे फोकस किया गया। रिमूवल ऑफ पॉवर्टी जो है ना, ये 5th में किया गया, 5th 5 ईयर प्लान में फोकस के ऊपर किया गया। एम्फेसिस ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये भी 5th प्लान में ही इसके ऊपर एम्फेसिस किया गया, तो सी इसका सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट, इन इंडिया कंसेप्ट ऑफ मिनिमम हीड्स। मिनिमम हीड का मतलब क्या होता है? हीड का मतलब होता है टू पे अटेंशन, ठीक है। तो किस प्लान में मिनिमम हीड्स का कंसेप्ट और डायरेक्टेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स क्या किए गए थे? शाबाश, इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो याद रखना, बी, 5th 5 ईयर प्लान में। ड्यूरिंग विच प्लान डिड प्राइसेस शो ए डिक्लाइन। तो किस प्लान के दौरान प्राइसेस जो थे आर्टिकल्स के, गुड्स के, वो कम हो गए? तो वो कब था? फर्स्ट 5 ईयर प्लान। यानी कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है ना, वो सक्सेसफुल रहा, वो हर एक एंगल से सक्सेसफुल रहा है। याद रखना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है ना, वो हर एक एंगल से सक्सेसफुल रहा। नेक्स्ट, ये आपको मैच करना है, तो इसमें हमने देखा ए पार्ट इसका सही जवाब है, दैट इज 2 4 1 3, दैट इज 2 4 1 एंड 3, यानी कि ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921 में हुआ। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन कब आई? 1956 में। और जो प्लानिंग कमीशन जो है वो सेटअप कब हुआ? 1950 में। नेशनलाइजेशन ऑफ 14 कमर्शियल बैंक्स कब किया गया? 1921 में, ठीक है। आप इनको बुलेट पॉइंट्स में लिखिए, आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स मत करो। मैं जो आपको आंसर्स बता रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ ना, आपको वो ऑब्जेक्टिव, आपको वो बुलेट पॉइंट्स में क्या करना है, आपको वो फैक्ट वाइज, पॉइंट वाइज ऐसे नोट करना है, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ठीक है। आप ऐसा मत सोचो कि हमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स ही करने हैं। सक्सेस ऑफ 4th प्लान वाज ओबस्ट्रक्टेड बाय। हाँ, सक्सेस ऑफ 4th प्लान जो है वो सक्सेसफुल क्यों नहीं रहा? क्योंकि उसमें पुअर मूनसून रहा, यानी कि मूनसून बारिशें अच्छे से नहीं हुई, पाकिस्तान के साथ वार हुआ, बंगाल रिफ्यूजीज आए और भारत में घुस गए। तो इसका मतलब ऑल ऑफ दिस का सही जवाब है। नेक्स्ट, स्लैक सीजन इन इंडियन इकोनॉमी मीन। स्लैक सीजन का मतलब क्या होता है? स्लैक सीजन यहाँ पे मेरे दोस्तों याद रखना, स्लैक सीजन हम भारत में किस चीज को बोलते हैं? ये वो सीजन होता है
ये होता है जनवरी टू जून, पहले आप याद रख लीजिएगा जनवरी टू जून। इस सीजन में क्या होता है, मोर देन 50% जो पॉपुलेशन है ना कंट्री की, वो किस में एंगेज हो जाती हैं, वो एंगेज हो जाती हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर में। किस में, एग्रीकल्चरल सेक्टर में, एग्रीकल्चरल सेक्टर में वो एंगेज हो जाती हैं, ठीक है। यानी कि जनवरी से लेकर जून तक वो सोविंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग में वो मतलब इसी काम में वो लग जाते हैं। कितना पॉपुलेशन, मोर देन 50% ऑफ पॉपुलेशन, इसी को हम स्लैग सीजन बोलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो याद रख लीजिएगा इसका सी सही जवाब है, यानी कि बोथ 1 एंड 2। बोथ 1 एंड 2 का मतलब क्या है, आप सुन लीजिए, आप फैक्ट नोट कर लीजिए दैट द नेशन वाइड स्कीम ऑफ नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट इज रन बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। जो नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट है ना, चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट्स, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट्स जिसको हम एनसीएलपी भी बोलते हैं, उसको कौन चलाता है, उसको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट चलाता है। और दूसरा आप यह याद रख लीजिएगा, जो गुरु पदास्वामी कमेटी है ना, दैट डील्ड विद चाइल्ड लेबर इश्यूज, ये भी सही है। तो ये 2 पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। गुरु पदास्वामी कमेटी चाइल्ड लेबर के साथ, उसके इश्यूज के साथ डील करती थी, और एनसीएलपी इसको रन करती हैं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। Which of the following groups of states has largest concentration of rural poor and people living below poverty line? तो ऐसा कौन सा राज्य है, ठीक है, ऐसे कौन से राज्य हैं हमारे भारत में जहाँ पे सबसे ज़्यादा रूरल पुअर है। रूरल पुअर यानी कि जहाँ जिस स्टेट में सबसे ज़्यादा लोग जो है वो गाँव में रहते हैं। और दूसरा चीज़ आप ये भी याद रख लीजिएगा, और वो स्टेट कौन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग बिलो पोवर्टी लाइन रहते हैं, यानी कि जो सबसे ज़्यादा गरीब होते हैं, बिलो पोवर्टी लाइन। तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा है पोवर्टी, लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ रूरल पुअर, यानी कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा जो गरीब लोग हैं वो कहाँ पे रहते हैं, वो गांव में रहते हैं। तो आंध्र प्रदेश में, उसके बाद कर्नाटक में, उसके बाद तमिलनाडु में। नेक्स्ट, इंडियाज वेज पॉलिसी इज बेस्ड ऑन कास्ट ऑफ लिविंग, ठीक है, कास्ट ऑफ लिविंग। इंडिया का जो वेज पॉलिसी ना, इंडिया वेज अपने कैसे फिक्स करती है, गवर्नमेंट रेट दिए जाते हैं ना, जैसे नरेगा वगैरह में, तो वहाँ पे ये वेज कैसे फिक्स करते हैं, ये देखते हैं कास्ट ऑफ लिविंग, यानी कि दूध का खर्चा, क्लोथ्स का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, उसी हिसाब से ये, यानी कि कास्ट ऑफ लिविंग से ये वेजेस फिक्स करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट विच ऑकर्स व्हेन वर्कर्स मूव फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब इज नोन एज, वो अनएम्प्लॉयमेंट जब वर्कर्स एक जॉब को छोड़ के दूसरे जॉब में चले जाते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट, उस अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट। मान लीजिए मैं एग्रीकल्चरल सेक्टर में काम कर रहा था, मैं वहां से निकला, मैं कहाँ गया, शाबाश, मैं सर्विस सेक्टर में गया, सर्विस सेक्टर में से उठा गया किसी दूसरे में। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, ये वाली, ठीक है, कभी मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, कभी यहाँ पे मिलेगा मजदूरी तो यहीं पे बैठूंगा, नहीं मिलेगा तो यहाँ जाऊंगा, ये जो किस्म की जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मोस्टली फाउंड इन इंडिया कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज, याद रखना, डिसगॉइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। भारत में सबसे ज्यादा डिसगॉइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, क्या है, भारत में सबसे ज्यादा डिसगॉइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। अब आप बताओगे सर डिसगॉइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, ठीक है, डिसगॉइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब सुन लीजिए। डिसगॉइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है, याद रखना, आप नोट कर लीजिए, इट इज ए काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, लिख लीजिए, इट इज ए काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन विच देयर आर पीपल who are visibly employed, but are actually unemployed। फिर से मैं बता देता हूँ इसका मतलब क्या है, देख लीजिए। Disguised unemployment is a kind of unemployment in which there are people who are visibly employed but are actually unemployed, ठीक है, यानी कि जो हमें बाहर से दिखते होंगे कि ये एम्प्लॉयड हैं लेकिन एक्चुअल में वो अनएम्प्लॉयड नहीं होंगे। सुन लीजिए, एग्जांपल लिख देता हूँ। मान लीजिए हमारे कोई घर में खेत है, ठीक है, इस खेत में हम 10 फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है, हम 10 फैमिली मेम्बर्स, हमारी एक खेत है, हम इस खेत या 2-4 खेतें हैं, ठीक है, हम इन खेतों में काम कर रहे हैं, 10 के 10 आदमी हम इसी के साथ, इसी एग्रीकल्चरल सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। मतलब साल भर हम इसी में खेती बाड़ी करते हैं और यहाँ से कल्टिवेशन करते हैं। अगर हम 10 में के बजाय अगर हम यहाँ पे सिर्फ 7 ही फैमिली मेंबर काम करेंगे तो भी अगर उतनी ही प्रोडक्शन निकलेगी। मान लीजिए अगर हम यहाँ पे 10 बंदे काम कर रहे थे, यहाँ से 100 kg दाने निकलते थे, 100 kg का मतलब प्रोड्यूस हमें मिलता था। अब अगर हम यहाँ पे सिर्फ 7 ही करेंगे, अगर हम यहाँ पे 7 ही काम करेंगे, फिर भी वही 100 kg जो है, फिर भी वही 100 kg हमें प्रोड्यूस मिलेगा। तो इसका मतलब है ना, ये जो तीन लोग हैं ये खामा खा यहाँ पे बैठे हैं ना, खामा खा। इसका मतलब है
कि यहाँ पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि एक्चुअल में यहाँ पे इन लोगों की जरूरत, 3 लोगों की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे इनको रखा है। एक्चुअली एम्प्लॉयड नहीं है, लेकिन आप ये सोचते हैं मतलब क्यों ना हम अपने ही खेतों में काम करें, बाहर भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, अभी अपने ही खेतों में घुसे जा रहे हैं। यानी कि ये जो 3 है ना, इन तीनों से कोई भी असर नहीं पड़ता है, चाहे यहाँ पे रहे या ना रहे, फिर भी प्रोड्यूस उतना ही निकलेगा। यानी कि ये जो डिस्ग्रेजुएट एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, जब मतलब कोई ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट जब बंदा काम ढूंढेगा लेकिन काम नहीं मिलेगा, और उसके बाद वो जानबूझ के किसी ऐसे काम में घुसेगा जहां पे उसकी जरूरत ही ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज मेनली रिलेटेड टू। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा भारत में कहां पे देखने को मिलती है, तो ये एग्रीकल्चरल सेक्टर में देखने को मिलती है। जैसे मैंने आपको एक खेती बाड़ी की एग्जांपल दी, अगर 7 ही बंदे ये काम कर सकते हैं, लेकिन पूरा घर जो है वो उसके साथ बैठता है, क्यों? क्योंकि दूसरा कोई काम ही जब नहीं है, तो आप सोचते हैं कि आप अपने खेतों में जाएंगे। One of the reasons for India's occupational structure remaining more or less the same over years has been that, हाँ याद रखना, देख लीजिए, इंडिया का जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है ना, वो पिछले कुछ सालों से सेम रहा है। यानी कि जो एग्रीकल्चर में काम कर रहा है वो वहीं पे है, जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहा है वो वहीं पे है, तो या सर्विस सेक्टर में अगर कोई काम करे तो वो वहीं पे बैठा है, यानी कि चेंजिंग नहीं हो रही है ऑक्यूपेशन में। तो इसका क्या रीजन है? इसका रीजन है people are largely unaware of the significance of transition from agricultural to industry for economic development। यानी कि लोग इस बारे में अवेयर नहीं है कि जो ट्रांजिशन है किसके बीच में, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री इकोनॉमिक, हाँ एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्री के बीच में जो ट्रांजिशन है, जो गैप है, उसको लोग समझ नहीं रहे, उसके बारे में लोगों को इल्म नहीं है, उसके बारे में लोगों को नॉलेज नहीं है। इसीलिए ये जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है ये पिछले कुछ सालों से क्या हो रहा है, शाबाश, मोर और लेस सेम रहा है। विच ऑफ फॉलोइंग इज आर करेक्ट, कौन सा इनमें से करेक्ट है? देख लीजिए, इसका ए सही है, यानी कि 1 और 2। इसका मतलब क्या है, बल्क ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया इज इन रूरल एरियाज, यानी कि सबसे ज्यादा अगर अनएम्प्लॉयड लोग हैं तो वो कहाँ पे, वो गाँव में रहते हैं। ठीक है, द डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर इज पेरिनियल, यानी कि जो एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वहां पे जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, ये जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, तो ये पेरिनियल है, यानी कि ये साल भर आपको एग्रीकल्चरल सेक्टर में यही अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है कि साल भर लोगों को काम नहीं मिल रहा है। ठीक है, एग्रीकल्चर में अगर 7 बंदों की जरूरत है तो 10 घुसते जाते हैं। ठीक है, साल भर ये 10 के 10 वहां पे काम करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक करेंगे, अमंग द फॉलोइंग रीजंस फॉर डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज इज, हाँ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है इसका मेन कारण क्या है रूरल एरियाज में, गाँव में, इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण है लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन कंट्री। हाँ, जो मशीन्स वगैरह हैं, अगर देख लीजिए, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले ज़माने की एग्जांपल दूंगा, पहले लोग हल चलाते थे, है ना, बुल्स का इस्तेमाल किया जाता था फॉर प्लोइंग ऑफ लैंड। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता था, घर के सभी बंदे जो हैं वो इसी काम में लगते थे, कुछ प्लाइंग करते थे, कुछ सोइंग करते थे, यानी कि सभी के सभी, हाँ हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे उनकी ज़रूरत थी, क्योंकि अगर 2-3 बंदे ही काम करते खेतों में शायद प्रोडक्शन बराबर नहीं निकलती। लेकिन उसके बाद ट्रैक्टर आए तो थोड़ा सा काम आसान हुआ, जहाँ पे 4 बंदे लगते थे अब वहाँ पे 2 ही लगते हैं, हालांकि 1 ही लगता है। तो ये जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हमारी कंट्री में है ना, वो कम है, वो बहुत कम है। अगर आप देखोगे अभी, अब भारत में भी कुछ स्टेटों में ऐसा हो रहा है, बाहर अमेरिका में थ्रेशिंग मशीन भी है, सोइंग मशीन भी है, हर एक किस्म की मशीन है, प्लांट सैम्पलिंग मशीन है, हर एक किस्म की मशीन है, इसलिए वहाँ पे कम लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर में मतलब घुसना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे सभी लोगों को क्यों घुसना पड़ता है? क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो ये थे आज के ऑब्जेक्टिव्स। कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में। ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में जो आप याद रखोगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो एक सेकेंड देखिए मेरे दोस्तों, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था ना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो अगर आपसे पूछा जाएगा कब स्टार्ट हुआ, 1951 में आया और 1956 तक चला। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था मेरे दोस्तों, ये किसके मॉडल के ऊपर बेस्ड था? इट वाज बेस्ड ऑन हेरोड डोमर मॉडल। ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन हेरोड डोमर मॉडल। ठीक है, और अगर आपसे कोई पूछेगा इट वाज बेस्ड ऑन हेरोड डोमर मॉडल, बट ये हु रोट इट फॉरवर्ड, यानी कि किसने लिखा और ये किसने फॉरवर्ड किया? ये के एन राज ने
रूट एंड फॉरवर्डेड इट, ठीक है, रूट एंड फॉरवर्डेड इट, याद रखना, ठीक है। किसके ऊपर बेस्ड था लेकिन? हेरोड डोमर मॉडल के ऊपर चल रही ना वीडियो, ठीक है। अच्छा ये भी याद रखना फर्स्ट फायर प्लान के बारे में, फर्स्ट फायर प्लान के दौरान ही, ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फर्स्ट फायर प्लान, जो CDP है ना, दैट इज कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है CDP, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये 1952 में लॉन्च किया गया था, यानी कि ड्यूरिंग फर्स्ट फायर प्लान। और याद रखना मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे CDP के, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे CDP के मेन ऑब्जेक्टिव्स थे टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड, टू इम्प्रूव, ठीक है, टू अल्लाह अकबर, टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ विलेजर्स, ठीक है, विलेजर्स का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको हम इम्प्रूव करें, ठीक है, और उनको हम विलेजर्स को हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटी जो है उनको प्रोवाइड करें, ये किसका मकसद था? CDP का। अब अगर हम देखेंगे फर्स्ट फायर प्लान जो है मेरे दोस्तों, ये किस पे ज्यादा फोकस कर रहा था, ठीक है, हम बोलते हैं इसको टू फोल्ड, फर्स्ट फायर प्लान जो है ना इसको टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स था, ठीक है, इसको टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स थे, यानी कि द फर्स्ट प्लान हैड टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स, ये एक तीर से दो शिकार करना चाहते थे, ठीक है, यानी कि इन्होंने अच्छा खासा टारगेट रखा था। इसका मकसद था, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इसका था टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम, नोट कर लीजिए, टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम इन इकोनॉमी में जो ये डिसइक्विलिब्रियम में आया, यानी कि जो इक्वालिटी इकोनॉमी में नहीं रही है, ठीक है, इसको हमें क्या करना है? ठीक करना है, ठीक है, यानी कि टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम इन इकोनॉमी। ये जो डिसइक्विलिब्रियम इकोनॉमी में आई थी, ये कैसे आई थी? ये इनफ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज से आई थी। कैसे आई थी? इनफ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज से आई थी, यानी कि जो रिफ्यूजीज यहाँ पे बंगाल से आए थे, बैठे थे हमारे देश में, वो हमारे देश का ही खाना खा रहे थे, हमारे फैक्ट्रीज में ही एम्प्लॉयमेंट वो गेन कर रहे थे, हमारे भारत के लोग जो है वो खुद साइड में बैठे हुए थे, यानी कि इससे कम अपॉर्चुनिटी मिल रही थी इन रिफ्यूजीज की वजह से। और क्या था? और इसका ऑब्जेक्टिव था, शाबाश, और इसका ऑब्जेक्टिव था जो शॉर्टेज है ना, शॉर्टेज, ठीक है, शॉर्टेज ऑफ फूड जो है उसको हम ठीक करें, ठीक है, उसको हम मतलब ख़त्म करें। और जो माउंटिंग इन्फ्लेशन है, ठीक है, माउंटिंग इन्फ्लेशन जो चल रही थी, इसको भी हमें ख़त्म करना है। ये किसका ऑब्जेक्टिव था? फर्स्ट फायर प्लान का। और याद रखना, इनिशिएट प्रोसेस ऑफ, हाँ, राइजिंग नेशनल इनकम, ये भी इसका ऑब्जेक्टिव था। किसका? फर्स्ट फायर प्लान का। हाँ, याद रखना, इट एम्फेसाइज्ड ऑन एग्रीकल्चर, इंपॉर्टेंट है, शाबाश, रेड कलर से लिखना, एग्रीकल्चर पे ये फोकस कर रहा था। प्राइस स्टेबिलिटी पे ये फोकस कर रहा था। कौन? फर्स्ट फायर प्लान, एग्रीकल्चर, प्राइस स्टेबिलिटी। और किस पे फोकस कर रहा था? शाबाश। और ये फोकस कर रहा था पावर एंड ट्रांसपोर्ट पे। किस पे? पावर एंड ट्रांसपोर्ट पे। और याद रखना, गुड हार्वेस्ट मिला, ठीक है, अच्छा खासा हार्वेस्ट मिला, और सक्सेस भी मिली। किसको? फर्स्ट फायर प्लान को, ठीक है। और फर्स्ट फायर प्लान के दौरान आपको पता है जो प्राइसेस है ना, प्राइसेस 13%, ठीक है, प्राइसेस 13% कम हुए थे ड्यूरिंग फर्स्ट फायर प्लान। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।